नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी आज छात्रों से मुलाकात करेंगे। हाई स्कूल इंटर के टॉपर छात्रों से मुलाकात करेंगे। शिक्षा निदेशालय में ये मुलाकात होने वाली है। भारत दर्शन पर जाएंगे सभी छात्र। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें सीएम धामी आज छात्रों से मुलाकात करने वाली है। हाई स्कूल इंटर के टॉपर छात्रों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शिक्षा निदेशालय में मुलाकात करने वाले हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत दर्शन पर जाएंगे सभी छात्र। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल जिन भी छात्रों ने हाई स्कूल और इंटर में टॉप किया है, उनसे मुलाकात करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी टॉपर छात्रों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बता दें आपको, ये मुलाकात शिक्षा निदेशालय में होने वाली है, यानी कि शिक्षा निदेशालय सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे और वहां पर टॉपर छात्रों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान जाहिर सी बात है, आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करते हुए नजर आएंगे। भारत दर्शन पर भी सभी छात्र जाने वाले हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें सीएम धामी छात्रों से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी के साथ हाई स्कूल इंटर के टॉपर छात्रों से मुलाकात करेंगे। आगे किस तरीके से उन्हें बढ़ना है, इसे प्रेरित करते हुए नजर आएंगे। शिक्षा निदेशालय से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिक्षा निदेशालय में ये मुलाकात होने वाली है। सीएम धामी छात्रों से मुलाकात करेंगे, टॉपर छात्रों से मुलाकात करने वाले हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खंडेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, सीएम पुष्कर सिंह धामी हाई स्कूल और इंटर के जितने भी छात्रों ने टॉप किया है, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के जो टॉपर छात्र हैं, खासतौर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र छात्राएं हैं, उनका आज मुलाकात करने वाले हैं। और ये जो मुलाकात हो रही है, ये ननूरखेड़ा देहरादून के जो महानिदेशक शिक्षा के कार्यालय में सभागार में कार्यक्रम होना है। यहाँ पर सभी तैयारियां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हो चुकी थी कि 11 बजे मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और जो शिक्षा निदेशक हैं झरना कमठान, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। शिक्षा सचिव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। सभी जो उच्च अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ जो तमाम जो उत्तराखंड के जो टॉपर छात्र छात्राएं हैं, खासतौर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको आज सम्मानित किया जाना है। उनसे आज मुलाकात तो मुख्यमंत्री की हो रही है। खुद जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र रावत, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। हरीश, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी टॉपर छात्रों से मुलाकात करने वाले हैं, ये जानकर छात्रों में कितना उत्साह है? जाहिर सी बात है, देखिए, जब भी छात्र जीवन में जो बच्चा होता है, खासतौर पर अगर उससे चाहे एक जिलाधिकारी भी मुलाकात करता है, तो उससे कहीं न कहीं उसका मनोबल बढ़ता है। और ऐसे में आज सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी कुल टॉपर छात्र छात्राओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनमें बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है इस बात को लेकर के कि क्योंकि एक हक उनका जो उत्साहवर्धन है वो आज मुख्यमंत्री करेंगे। और तमाम जगहों पर जिस तरह से जो छात्र छात्राएं हैं, जो टॉपर के बच्चे रहे हैं जी। इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में, उनको यहाँ पर सम्मानित करने का काम सूबे के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं, वो भी उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही साथ जो डीजी हैं झरना कमठान, वो भी यहाँ पर रहने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि 11 बजे मुख्यमंत्री की जो मुख्यमंत्री की यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो कार्यक्रम में तमाम जो लोग पहुंचे हैं, छात्र छात्राएं पहुंचे हैं, उनके अभिभावक, उनके परिजन जो पहुंचे हैं, वो भी जी। कहीं न कहीं गौरवान्वित महसूस होगा। क्योंकि जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ पर अब पहुंच करके सभी को सम्मानित करने वाले हैं। और खुद धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं, खुद जो यहाँ पर शिक्षा महानिदेशक हैं झरना कमठान, वो भी मौजूद रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर जो छात्रों में उनका उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका जो उत्साहवर्धन भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। बिल्कुल हरीश, देखना होगा कि जब सीएम पुष्कर सिंह धामी छात्रों से मुलाकात करेंगे, तो इस दौरान कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कहते हुए नजर आएंगे और किस तरीके से छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओमकारेश्वर मंदिर, रुखी मठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकाल के साथ साथ श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही यात्रा से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सभी सनातनियों से अपील है कि वे शीतकालीन यात्रा के लिए चारों धामों में आए, भगवान का आशीर्वाद लें। भगवान पंचकेदार के इस पौराणिक, धार्मिक और बहुत ही हम सब के आस्था के स्थल से आज भगवान से प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चार धाम यात्रा होती है उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अब अनवरत रूप से जारी रखें, अनवरत रूप से ये चलती रहे। तो वहीं मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे करतार सिंह भड़ाना लिब्बरहेड़ी एपीएस कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों की जन समस्याएं सुनी, उनका जल्द ही निवारण करने के लिए आश्वासन दिया। तो वहीं 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मंगलौर की जनता चाहेगी तो इस बार भी वह मंगलौर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने ये साफ किया है कि उनके निकाय चुनाव में कोई भूमिका रहेगी, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है कि वह सभी लोगों के संपर्क में है और सभी उनके भाई हैं। बाकी तो आप बुद्धिजीवी हो, मैं तो इतना अपने आप को समझदार भी नहीं समझता, पर अब देश में हमारी पार्टी का सिवा कोई है ही नहीं, सच बात तो ये है। और मोदी जी के आशीर्वाद से उनकी बात पे ये सारा देश एक साथ है। निकाय चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? देखो, निकाय चुनावों में मैं कम ही भूमिका निभाता हूँ, क्योंकि सभी अपने हैं, सभी लड़ते हैं, तो हम किसी की बुरे या किसी के भले नहीं बनेंगे। लेकिन पार्टी का जो निर्देश और आदेश होगा उस बहुत दिनों बाद आज आप अपने समर्थकों से मिले हैं। हाँ, क्योंकि पीछे तो इलेक्शन था हरियाणा का, उसमें थोड़ा सा बिजी रहे। तो वहीं उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही राजनीति के मैदान में हलचल मच गई और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनावी रण में उतरने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ चुनावी रणनीतियों तक सीमित नहीं, आरोप, विवाद और बयानबाजी का सिलसिला तेज हो चुका है। क्या ये बयानबाजी चुनावी अभियान को प्रभावित करेगी और आखिरकार जनता किससे अपना समर्थन देगी? देखिए रिपोर्ट। जैसे उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हैं। तो वहीं अब एक के बाद एक बार फिर से महिलाओं को आरक्षण देने के वादे और टिकट वितरण पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ये विवाद इस चुनावी घमासान को और ज्यादा तेज कर रहा है। दोनों दलों के नेता महिलाओं के मुद्दे पर अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में तर्क देते नजर आते हैं, जिससे चुनावी पटल पर एक अहम मुद्दा बनाया जा सके। जहां पर पार्टी के जिला प्रभारियों और चुनाव प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मिली जीत को नगर निकाय चुनाव में भी दोहराने की उम्मीद जताई है। तो वहीं अब बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका अग्रवाल ने कहा है कि हमें विपक्ष से नहीं बल्कि अपने पुराने चुनावी आंकड़ों से चुनौती मिल रही है और हमें इस चुनाव में जनता का विश्वास जीतना है। प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ सिर्फ हवाई साबित हुआ है, जबकि बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी को संसद तक पहुंचाया है और कांग्रेस का महिला आरक्षण का मुद्दा महज एक छलावा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस समय चुनावी दलदल एकदम चल रहा है, हलचल मची हुई है। उसमें कांग्रेस जो एक बयान दी थी प्रियंका गांधी जी ने कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ,
वो जो ये बयान है ना, वो हवाई साबित हो चुका है। और महिला हर एक क्षेत्र में आगे है, लेकिन कांग्रेस जो 33% के आरक्षण की बात करता है ना, उसमें आगे नहीं है। अगर आप आरक्षण दे रहे हैं, रिजर्वेशन आप एक तरीके से दिए हैं, तो उस चीज़ को होना चाहिए, साबित करना चाहिए आपको। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, तो उनकी एक सांसद जो हैं वो लक्ष्मी जी टिहरी से, वो संसद तक पहुँच चुकी हैं। तो क्या महिला हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकती है? उनको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि महिला भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है, महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो वहीं कांग्रेस भी इस चुनावी जंग में पीछे नहीं है। काशीपुर महानगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा जनता को धोखा दिया है। अगर बीजेपी सच्ची है तो निकाय चुनाव क्यों नहीं करवा रही? मुशर्रफ हुसैन ने महिलाओं को टिकट बंटवारे पर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। अब ऐसे में कांग्रेस हमेशा महिलाओं को सम्मान देती आई है। अगर निकाय चुनाव में महिलाओं को टिकट देने को लेकर भाजपा की असलियत जनता के सामने आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्यों डर रहा है? पिछले 1 साल हो गया, 1.5 साल होने वाला है, क्यों नहीं चुनाव करा? नगर पालिकाओं के, नगर निगम के क्यों नहीं चुनाव करा रहा है? बार बार प्रशासक की नियुक्ति क्यों करे जा रहा है? कहीं ना कहीं इसे डर है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, निगम हो या पालिका के चुनाव हो। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, पिछली बार भी नगर निगम के चुनाव में देखिए, हमने हर जगह पर, रुद्रपुर में देखिए हमारी मीना शर्मा है, उन्हें हमने टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, 33% का आरक्षण पूरा किया। और आने वाले चुनावों में भी हमारे हाईकमान, माननीय प्रदेश के बड़े तेज तर्रार हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी को एक संगठन की मजबूती के लिए अग्रसर रहते हैं माननीय करण मेहरा जी। उनके निर्देशानुसार और कहे जो भी बात होगी संगठन की, बराबर 33% का आरक्षण माननीय अध्यक्ष जी हमारे मेहरा जी देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी महिलाओं को आरक्षण और टिकट बंटवारे को लेकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस चुनावी माहौल में कांग्रेस बीजेपी महिलाओं को आरक्षण और टिकट वितरण में कितना सम्मान देती है। ये चुनाव सिर्फ नगर निकाय के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं काशीपुर का इतिहास गौरवशाली रहा है। ये कभी कुमाऊं साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज भी ये उत्तराखंड के औद्योगिक मानचित्र पर एक चमकता हुआ नाम है, लेकिन दुर्भाग्यवश जिला न बनने के कारण ये क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से वंचित है। देश का प्रसिद्ध भारतीय प्रबंधन संस्थान और कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं यहाँ मौजूद हैं। इसके बावजूद भी जिले नहीं बन सका है और सरकारी जमीन होने के बावजूद काशीपुर की तकदीर नहीं बदली। बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने 4 बार विधायक रहकर जिला बनाने की वकालत की, लेकिन डबल इंजन की सरकार में भी ये वादा हकीकत नहीं बन सका। काशीपुर की जनता अब इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रही है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलका पाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए काशीपुर को जिला बनाने की मांग पुरानी मांग बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने काशीपुर को नजरअंदाज किया। उन्होंने भाजपा की सोची समझी साजिश करार दिया है और जनता के साथ धोखा बताया है। काशीपुर एक ऐतिहासिक नगरी है और काशीपुर जिले की मांग आज की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद की सबसे पुरानी मांग है। चाहे उत्तर प्रदेश का रहा हो, चाहे प्रदेश हमारे उत्तराखंड का रहा हो, सबने आश्वासन दिए। कम से कम 1 दर्जन से ऊपर मुख्यमंत्रियों के आश्वासन काशीपुर को मिले, लेकिन ये सब ज़िले का मामला वैसे का वैसे ही है। हमारे कई राजनेता काशीपुर क्षेत्र के चुनाव लड़े जिला बनाने के नाम से और जीते भी। उन्होंने काशीपुर जिले बनाने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। भूमाफिया तथा आर्थिक अपराधी सक्रिय हैं जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जिले के लिए रोड़ा बने हुए हैं।
तो वहीं पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है और आपको ये बता दें कि पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी होने से एक बार फिर से तापमान में पहाड़ों में काफी गिरावट आ चुकी है। कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो वहीं विश्व की खूबसूरत जगह औली में तकरीबन आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर पूरी तरीके से बिछ गई है, जिसके चलते यहाँ पर पहुंचे हुए सैलानी ताजी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रही हैं। ग्रामीण इलाके के एक बार फिर से बर्फ की चादर में पूरी तरीके से ढके हुए नजर आ रही हैं, जो कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी एक बार फिर से पहाड़ों में सही सटीक साबित हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम से लेकर श्री हेमकुंड साहिब औली ने नीति घाटी तमाम ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरीके से बर्फ की चादर में ढक चुके हैं। तो वहीं पहाड़ों से लेकर मैदानी तक ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है। मसूरी में हिमपात हुआ है, इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। बारिश और बर्फबारी होने से व्यापारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं बर्फबारी शुरू हो गई है। मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी और हिमपात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़ेड़ी में राजपुतान में ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर बनाई गई कॉलोनी को एचआरडीए प्रशासन की टीम ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने करीब 2.25 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान कुछ कब्जेधारी टीम से भी भिड़ गए। इसी बीच टीम से नोकझोंक भी हुई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने मामले को शांत कराया। इसके बाद टीम ने कार्रवाई की। टीम से उलझने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है। तो वहीं हरिद्वार में ग्राम प्रधानों ने अपनी कई मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंढे को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान संगठन के बैनर तले प्रधानों ने किसानों के खाते में सिंचाई के लिए पाइपलाइन योजना में तेजी लाने और मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। ग्राम प्रधानों ने जिला विकास भवन रोशनाबाद में मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरी 400 से ज्यादा करने और सिंचाई के लिए पाइपलाइन योजना को प्राथमिकता देने की मांग की। प्रधानों का कहना है कि इन समस्याओं से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीडीओ आकांक्षा कोंढे ने प्रधानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। देखिए, पहले जो नरेगा की हमारी मजदूरी है उसके जो रेट हैं उसको लेके उन्होंने थोड़ा अपनी व्यक्त की है परेशानी, जिसको लेके ये शासन के स्तर का मामला है। इसीलिए शासन को जो है कई बार इसके पूर्ण पहले भी बताया गया है। जो नरेगा की दर हैं वो हमारे यहाँ धरातल पे जो है उनको कम लग रही हैं, तो इसके लिए शासन को हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो शासन स्तर से ही हुई है। उसके अलावा जल जीवन मिशन है जिसको लेकर दी हुई है, मरम्मत नहीं की गई है, कहीं पानी की लीकेज है, उन सभी को लेके उन्होंने परेशानियां अपनी बताई हैं। और आज हम लोगों ने मीटिंग भी रखी है जनप्रतिनिधियों के साथ और विभागों के साथ, और धीरे धीरे करके सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और कर लिया जाएगा। मुख्य मांग तो जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, सूर्यकांत भाई ने, पाइपलाइन की जो सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा है वो किसानों को सीधा लाभ पहुंचाती है, तो प्रोसेस चल जा रही थी, तो पिछले साल वो बंद कर दी थी। मुख्य मांग तो हमारी वही थी। उसके अलावा और कुछ छोटे मुद्दे थे। मान लीजिए जैसा पाइपलाइन का मामला था कि भाई सड़कें फाड़ के डाल दी गई है, वो सही नहीं हुई है, तो उसको भी मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से नोट किया है। और जो भी हमारी इधर कुछ ऐसी मांग है जो छोटी मोटी है, सब में बहुत अच्छा आश्वासन हमें मैडम ने दिया है और सबको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बोला है कि इसको शासन प्रशासन को भेजें। मनरेगा हो या कुछ जो भी उनके अंदर हमारे पास जो छोटी मोटी समस्या थी वो सब मैडम ने सुनी है हमारी। अब कुछ तो ऐसी है जो हमारे भी किसी तरीके से ध्यान नहीं रह पाती, लेकिन उन्होंने सब कुछ सुना है हमारा बहुत अच्छे तरीके से। लगभग 1 घंटा हमारी बात हुई है, बहुत अच्छा आश्वासन उन्होंने दिया मैडम ने, काफी अच्छा हम संतुष्ट हैं। तो लग रहा है कि हमारी मांग जो हमने रखी है वो लगभग सभी हमारी पूरी हो जाएगी। तो वहीं हरिद्वार और देहरादून पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई।
रुड़की से हरिद्वार की ओर भाग रही संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फरमान नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसके दो साथी गुल्लू और गुलफाम मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश फरमान सहारनपुर का निवासी है और उस पर चोरी के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मौके से पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट, सोने की चेन और अंगूठी बरामद की है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फरार बदमाशों की तलाश जारी है। घटना हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो वहीं हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मंडी बाईपास के पास से ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी की छात्र का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़का मच गया। बता दें कि दिव्यांशु लालकुआ विधानसभा के हल्दूचौड़ तौलिया का निवासी था और एक होनहार छात्र के रूप में जाना जाता था। शनिवार शाम को जंगल के भीतर उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना मिलने पर सीओ सिटी और कोतवाल राजेश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों और पुलिस अधिकारियों के बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हल्द्वानी कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक रोहतास सागर द्वारा ग्रामीणों पर नेतागिरी करने का आरोप लगाने के बाद ग्रामीणों ने उनसे तीखी नोकझोंक की। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने किसी तरह ग्रामीणों को शांत किया, जबकि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य और सैंपल एकत्र किए। होंडा बाईपास से अंदर जो रास्ता जाता है, इसमें अंदर जंगल में 500 मीटर अंदर एक बॉडी रिकवर हुई है। अभी फॉरेंसिक एविडेंसेस वगैरह अभी ली जाएंगे। इसमें फॉरेंसिक टीम ने अपने जो भी सैंपल्स हैं वो कलेक्ट कर लिए। इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। अब आगे की जो भी जिस हिसाब से साइंटिफिक एविडेंस। तो वहीं बदलते मौसम में होने वाली परेशानियों को लेकर डॉक्टर अशोक कुमार सह प्रोफेसर ने कहा कि ठंड के मौसम में कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बदलता मौसम वयस्कों के लिए कई शारीरिक समस्याओं की वजह बन सकता है। छोटे बच्चों पर इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। बच्चों को केवल सर्दी जुकाम की परेशानी नहीं, बल्कि बुखार, उल्टी, दस्त, स्किन इन्फेक्शन और रैशेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों को सांस लेने में परेशानियां, ऐसे में उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर आप ठंड की शुरुआत से ही सावधानी बरतें तो आपको और आपका बच्चा सर्दियों में भी मुस्कुराता रहेगा। सबसे ज़्यादा इसमें जो बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों में, वो है सांस की बीमारी। और छोटे बच्चों में इसमें क्या होता है कि फेफड़े में जकड़न वगैरह आ जाती है, जिसमें आगे चल के जो अगर उनके माँ बाप या उनके माता पिता जो भी हैं, अगर उनमें अस्थमा या सांस की दिक्कत है, तो ऐसे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा रिकरेंट एपिसोड होने का चांस रहता है। तो कोशिश करना चाहिए कि जब भी सांस की दिक्कत हो तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल और बच्चे के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और केयर के रूप में अगर देखा जाए तो माता पिता को बच्चे को ढक के रखना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बाहर निकालें, एक्सपोज कम करें। जो बड़े बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनके लिए यही है कि सुबह जाते वक्त कान में कम से कम जो है उनका टोपी वगैरह लगा के चलें और फुल ड्रेस जरूर पहना के निकलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।